आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ मास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, आईटी के लिए तो बहुत ही फेमस टॉपिक है ना, उनका बड़ा फेवरेट है आईटी वालों का, है ना। तो लेट्स स्टार्ट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, इसकी डेफिनेशन क्या है भाई? सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन की बात हम लोग कर रहे हैं ना। क्या है सेंटर ऑफ मास? सबसे पहले ये समझते हैं थोड़ा सा। अगर हम कहते हैं कि कोई बॉडी है, इतनी बड़ी है, ठीक है, तो इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। ये पार्टिकल हो सकता है, इसका मास m1 हो सकता है, इस पार्टिकल का मास m2 हो सकता है, इस पार्टिकल का मास m3 हो सकता है, एंड सो ऑन। यहां पे किसी पार्टिकल का मास mn होगा, ठीक है बच्चों। तो अब ये सारा पार्टिकल है, तो मैं क्या पूरा बनाऊंगा? ये तो बहुत मुश्किल सा हो जाएगा ना भाई। अगर एक ट्रेन दी तो मैं ट्रेन बनाऊंगा यार, पूरी अर्थ बनाऊंगा मैं? ऐसा तो मैं नहीं कर सकता ना। तो उसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, दैट इज सेंटर ऑफ मास। अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है तो हम ये मानते हैं कि वो फोर्स कहां लग रहा है? उसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। और जो वेलोसिटी दी जाती है वो हम किस पे देते हैं? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है। जो एक्सेलरेशन होता है वो किसका होता है? सेंटर ऑफ मास होता है। तो यहां पे हम कंबाइंडली देखते हैं कि उस बॉडी का मास कहां पे कंसंट्रेटेड होगा। तो यहां पे इसका कुछ अरेंजमेंट होगा। हो सकता है इसका मास ज्यादा हो, इसका मास कम हो, ठीक है। हो सकता है ये यूनिफॉर्म बॉडी हो, यानी कि यूनिफॉर्म डेंसिटी की बनी हुई बॉडी, तो फिर बहुत आसान सा हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे मुश्किल भी होता है, क्योंकि मासेस जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। हर पार्टिकल का मास क्या हो सकता? अलग अलग हो सकता। तो हम डेफिनेशन में क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट where whole mass of body is supposed to be concentrated. Supposed to be concentrated या एक्ट आप कह सकते हो। जहां पे बॉडी का टोटल मास एक्ट कर रहा है वो चीज हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। अब यहां पे हुआ क्या कि अगर मैं ये कहता हूं कि भाई ये बॉडी है, ठीक है, एक सर्कुलर डिस्क है, और ये डिस्क है, और इस डिस्क का जो अपनी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी v है। तो ये जो वेलोसिटी हम दे रहे हैं बच्चों, ये वेलोसिटी हम किसकी बता रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी कितनी है? v है। हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को क्या कह रहे हैं? v कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है? अलग हो सकती है। क्योंकि अगर ये रोटेट भी कर रहा है, अगर ये बॉडी क्या है? रोटेट कर रही है, तो यहां पे इसका इधर की ओर क्या होगा? एक रोटेशन की वेलोसिटी आएगी। अगर ये डिस्टेंस x है तो एक आप जानते हो v इक्वल्स टू आर ओमेगा, आपने पढ़ा हुआ होगा, रोटेशन में आपने पढ़ा है। v इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? आर ओमेगा होता है। तो यहां पे ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, तो यहां पे एक x ओमेगा लगेगा, साथ में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही आगे की तरफ है। लेकिन अगर हम इसी के कभी यहां पे कोई पॉइंट ले लें, है ना, तो यहां पे ये घूम करके ऐसे आ रही है ना, तो यह अगर इधर की ओर आ रही है तो इसका क्या होगा? आर ओमेगा इस डायरेक्शन में होगा, और वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास इधर होगा, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा किसी भी तरफ हो सकता है, दैट इज VCM माइनस आर ओमेगा हो जाएगा। अगर बॉडी आगे जा रही है तो बट नेचुरल VCM ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये बात भी क्लियर है कि VCM माइनस आर ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ होगी। यानी कि हर पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी क्या है बच्चों? अलग अलग है। तो हमें क्या लेना है? सेंटर ऑफ मास की बात हम लोग इसीलिए करते हैं कि हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट फील करते हैं किसी वो बॉडी को, और उस पॉइंट पे हम क्या मानते हैं? इसका टोटल मास क्या है? कंसंट्रेटेड है। होता नहीं है, ये हम एज्यूम करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट हमने बनाया हुआ है कि सेंटर ऑफ मास, ठीक है।
तो इट इज कॉन्सेप्ट। तो अब इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेंटर ऑफ मास को, ये देखना है हमको, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए अगर हम बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई एक बॉडी है और ये कोई बॉडी है और ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, और यहां पे एक पार्टिकल है m1। इसके जो कोऑर्डिनेट है, दिस इज x1 y1 z1, ये इसके कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से m2 के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x2 y2 z2 है। इसी तरीके से कोई पार्टिकल है mn, उसके कोऑर्डिनेट हम ले सकते हैं xn yn zn ले सकते हैं। तो हम जो अगर ये कहते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे है, सेंटर ऑफ मास COM, तो सेंटर ऑफ मास COM लिखिए, आप CM भी लिख सकते हो ना शॉर्ट फॉर्म में। तो यहां पे इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा xCM, दैट इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन, ऐसे ही सारे मासेस और उनके x कोऑर्डिनेट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन अप टू mn, लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए m1 m2 mn, ये जो सारे पार्टिकल्स का मास का आपने एडिशन कर दिया ना, और अगर आपने सारे पार्टिकल के मास का एडिशन कर दिया तो क्या हो गया, बॉडी का मास आ जाएगा। और बॉडी का अगर टोटल मास m है तो आप इसको m लिख सकते हो, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस mn xn को आप लिख सकते हो सिग्मा mi xi, ऐसे भी लिख सकते हो समेशन की फॉर्म में, i इक्वल्स टू 1 to n लिख सकते हो। तो xcm आपका आ गया। सिमिलरली आप ycm निकाल सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m सिग्मा mi yi, ठीक है, i इक्वल्स टू 1 to n, ठीक। सिमिलरली आप zcm निकाल सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m सिग्मा mi i इक्वल्स टू 1 to n लिख सकते हो। तो आपके ये फॉर्मूलाज बन करके आ जाते हैं, ये फॉर्मूला आपके सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बन करके आ जाता है। अब इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, करना कैसे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। फिर हम लोग आगे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को भी देखेंगे कि वहां पे हम क्या चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी समझ लेते हैं पहले कि भाई हम इससे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, ठीक। तो हम आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे देते हैं, ठीक। हम कहते हैं भाई एक बॉडी है और अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि एक स्क्वायर ले लेते हैं, ये ओरिजिन हमारा हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गई, दिस इज वाई एक्सिस हो गई, और यहाँ पे 1 kg का ब्लॉक रख देते हैं, यहाँ पे 2 kg ब्लॉक रख देते हैं, यहाँ पे 4 kg ब्लॉक रख देते हैं, यहाँ पे 6 kg का ब्लॉक रख देते हैं, और इसकी साइड में 1 मीटर की ले रहा हूं, ठीक। ये स्क्वायर की साइड कितनी है, 1 मीटर। तो बट नेचुरल 2 kg वाले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 1,0 हो जाएंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बच्चों, 1,1 हो जाएंगे। ये y एक्सिस में पड़ रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट 0,1 हो जाएंगे। अब मुझे इसके सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा, मुझे नहीं पता, मैंने कहा सेंटर ऑफ मास है, उसके कोऑर्डिनेट कितने, x बार और y बार, हमने कह दिया सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट x बार और y बार। तो हम x बार निकाल सकते हैं। अब यहां पे कितने मासेस हैं, 1 2 3 4, सारे वर्टेसेस पे रखे हुए, तो हम लिख सकते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4, हम ये लिख सकते हैं, ठीक। जैसे यहां लिखा था m1 m2 प्लस m3 अप टू mn, नीचे हम कहेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ठीक। 4 मासेस, चारों क्या है, वर्टेक्स पे रखे हुए। m1 कितना है, 1 है इंटू 0, m2 कितना है, 2 kg है, 2 इंटू 1, m3 कितना है, 4 है, उसका x कोऑर्डिनेट 1, m4 कितना है, 6 है, उसका x कोऑर्डिनेट 0, अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, सो दैट इज 10, और ये क्या हुआ 3, तो दिस इज
2+4 यानी कि 6/13 आ गया। तो इसका जो आया 6/13 मीटर पे इसका x कोऑर्डिनेट आ गया। Similarly, we can find the y coordinate also. Similarly, we can find y coordinate also. तो अब हम लोग y कोऑर्डिनेट की बात कर लेंगे। तो y कोऑर्डिनेट कितना हुआ? Similarly, m1y1, m2y2, m3y3, m4y4 अपॉन m1, m2, m3, m4 सबको ऐड कर दीजिए। m1 1, y कोऑर्डिनेट 0, y1 कितना है 0, 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 अपॉन यहां पे आपको पता है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 है, तो दैट इज इक्वल टू 13 आ रहा है। ऊपर कितना हुआ 10, 6 यहां से 4 यहां से, तो 10/13 हो गया। सो इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपके जो सेंटर ऑफ मास के निकले वो आपके आ गए, दिस इज 6/13 एंड 10/13 आ गया। ये आपका आंसर। ठीक, ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, इनमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम दूसरे टाइप की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। हमारी कुछ चीजें बहुत यूनिफॉर्म होती बॉडीज है ना, तो यूनिफॉर्म बॉडीज में मोस्टली ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होता है वो सेंटर ऑफ मास होता है। तो हम कुछ चीजों को समझ लेते हैं कि कौन सी बॉडीज हैं, उनका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। ठीक है, तो बॉडी और उसका सेंटर ऑफ मास का एक टेबल बना लेते हैं। बॉडी है, सेंटर ऑफ मास, फिर जिनका निकालना होगा उनको मैं निकाल करके बता दूंगा आपको। ठीक है, वीडियो में। तो पहली बॉडी हमने कहा एक यूनिफॉर्म थिन रॉड है, यूनिफॉर्म थिन रॉड। ये रॉड बच्चों ले ली, इसकी लेंथ हमने L ले ली। ठीक है, यूनिफॉर्म है, हर जगह डेंसिटी क्या है सेम है। तो बट नेचुरल यहां पे इसका जो सेंटर है ऑप्टिकल सेंटर वो क्या होगा, मिड में होगा। और तो यहां पे सेंटर ऑफ मास क्या है, मिड पॉइंट ऑफ रॉड, यानी कि जो यहां पे सेंटर है ज्योमेट्रिकल सेंटर, वही इसका क्या बनेगा, सेंटर ऑफ मास बन जाएगा। सेकंड में देखें, हमने एक डिस्क ले ली। ठीक है, सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क बच्चों के लिए यूनिफॉर्म है। इसका सेंटर हमको पता है, इसका सेंटर ये सी होता है। तो सेंटर ऑफ डिस्क आप कह सकते हो, इसमें क्या लिख सकते हो कि सेंटर ऑफ डिस्क कह सकते हो। तो दिस इज सेंटर ऑफ डिस्क हो जाएगा। नंबर थर्ड पे बात करते हैं। ठीक है, अब इसकी जगह पे आपकी कोई रिंग भी हो सकती है ना, रिंग टाइप का। अब रिंग के केस में बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। रिंग का जो सेंटर है वो ये, रिंग का सेंटर क्या है ये, मास कहां पे है बच्चों, किनारे, सरकमफ्रेंस वाली जगह पे इसका मास होता है। यहां पे बीच में हवा होती है, लेकिन यही इसका क्या है, सेंटर ऑफ रिंग। सेंटर ऑफ मास इसका क्या होगा, यहां पे होगा। तो दिस इज सर्कुलर रिंग का केस हो गया, सर्कुलर रिंग का केस हो गया बच्चों। अब इसके बाद सर्कुलर रिंग के बाद हम लोग और भी बातें कर लेते हैं। हमने रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगुलर लैमिना, रेक्टेंगुलर लैमिना, यानी कि कोई एक शीट ले लेते हैं। ठीक है, मेटल की, पेपर की, किसी भी चीज की बनी हुई शीट है। ठीक है, इसकी लेंथ L है, विड्थ D है। ठीक है, और इसका जो सेंटर होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल होता है। ठीक है, और जो ये सेंटर होता है यही क्या होता है, आपका सेंटर ऑफ मास होता है। तो यानी कि यू कैन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल,
डायगोनल्स। तो यहां पे चाहे आपका रेक्टेंगुलर लैमिना हो या फिर आपका यहां पे आप स्क्वायर भी ले सकते हो, तो स्क्वायर के केस में भी क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ही निकलेगा। फिफ्थ क्या है, एक स्फीयर ले लेते हैं, सॉलिड ले लेते हैं पहले, है ना, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर में भी क्या होगा, इसका सेंटर होता है ये सी, सॉलिड स्फीयर। तो यानी कि सेंटर ऑफ स्फीयर इज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ स्फीयर लेंगे। नेक्स्ट इज होलो स्फीयर। होलो स्फीयर के केस में भी बच्चों क्या होगा, होलो स्फीयर के केस में भी ऐसे ही होगा। होलो स्फीयर है, मास किनारे किनारे है, ठीक है, और सेंटर ये है, तो यहां पे भी सेंटर ऑफ स्फीयर, होलो स्फीयर, ठीक है। तो यहां पे सेंटर ऑफ होलो स्फीयर जो भी आपका बनेगा वही आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखनी है कि आपको ये कैसे देखना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से हो गए। अब इसके बाद जो होगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करते रहेंगे, वो आगे की वीडियोस में है, मैं निकाल करके दिखा दूंगा कि सेंटर ऑफ मास कहां आता है, कैसे आता है, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये चीज जो जरूरी थी वो आपको अभी तुरंत बता दी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि भैया और भी न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, है ना, स्फीयर टाइप की बात भी हो जाएगी। तो होगा क्या कि जैसे कि आपसे कहा गया कि एक स्फीयर ये और एक स्फीयर जो है इस टाइप का, ये तीनों स्फीयर क्या कर रहा है, टच कर रहा हूं, तीनों के तीनों बच्चों क्या ले लिया, आइडेंटिकल स्फीयर ले लिया। ऑल आर आइडेंटिकल स्फीयर, ऑल आर आइडेंटिकल स्फीयर्स। तो ये सारे के सारे आइडेंटिकल स्फीयर। अब इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है, बड़े मजे की बात। अब देख रहे हैं आप, ऊपर वाला स्फीयर नीचे वाले दोनों स्फीयर को टच कर, हर एक स्फीयर बाकी बात के दो स्फीयर्स को यहां पे टच कर। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग मोस्टली सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए टेक्निक यूज करते हैं। किसी एक के सेंटर पे हम क्या करते हैं, ऑरिजिन को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो वही मेथड मोस्टली यूज होता है, ठीक है। बाकी बात आप एक्सेस को चेंज भी कर सकते हो, तो आंसर थोड़ा बहुत वेरिएशन करेगा। तो यहां पे हमने क्या कहा कि ये स्फीयर ए है, ये स्फीयर बी है, लेट दिस इज स्फीयर सी, ठीक। यहां पे इसका सेंटर यहां पे वही होगा, इसका सेंटर बी का सेंटर यहां होगा, और सी का सेंटर कहां होगा बच्चों, यहां होगा। ये समझ में सबको आ रहा है, क्लियर है। अब देखिएगा यहां से इसके सेंटर से सेंटर हम एक लाइन खींच देंगे, इसके सेंटर से सेंटर भी एक लाइन खींच देंगे, इसके सेंटर से सेंटर भी एक लाइन खींच देंगे। तो हमको समझ में आ रहा है कि ये जो है डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, 2r हो गई। ये डिस्टेंस भी बच्चों कितनी है, 2r है। ये डिस्टेंस भी कितनी है, 2r है, क्योंकि r अगर इसकी रेडियस है, r इसकी है, इसकी r है, इसकी r है, तो ये कितनी हो गई, 2r। अब यहां पे हमने करना क्या है, यहां पे हमने बड़ा सिंपल सा वही फंडा लेना है कि यहां पे मैंने बोला कि इसको y एक्सिस कह दो, इसको क्या कह दो, x एक्सिस कह दो। तो एक आपने y एक्सिस लेना है, एक आपने x एक्सिस लेना है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना शुरू करें। तो C1 के हमने कोऑर्डिनेट लिखे 0,0, ठीक है, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन पे ही हमने इसको प्लेस कर दिया, ठीक। C2 पे जब हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 2r, 0। तो इसके कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2r, 0 होगा, ठीक। C3 के कोऑर्डिनेट यहां लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना, तो बड़ी समस्या हो गई कि भाई C3 के कोऑर्डिनेट को हम कैसे लिखे। तो हमें पता है कि अगर मैं इसको ऐसे बना लूं, है ना, C3 ये हो गया, C1 ये हो गया बच्चों, C2 ये हो गया, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ये एंगल भी कितना होगा, 60 होगा। अब अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ये C3M जो लाइन है ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी। और ये डिस्टेंस कितनी है, 2r है, ठीक। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, तो ये वाली डिस्टेंस तो r हो गई।
यानी कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई, आर हो गई, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया, दैट इज आर। एक्स कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब मुझे क्या निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट यानी कि हाइट। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, ये हाइट, ठीक। C3m हमें चाहिए, तो C3m के लिए हम क्या करेंगे, ये हमें पता है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला है ना। तो दिस इज परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस sin 60 होता है, तो हम इसे लिखेंगे 2r sin 60। अब sin 60 की वैल्यू √3/2 होती, तो हम इसको लिखेंगे r, और ये हो जाएगा r √3 आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता चला। तो C2 के कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे थे 2r, 0, और C3 के कोऑर्डिनेट हमें आ गए, दैट इज r, r√3। ये हमें कोऑर्डिनेट्स पता चला। अब हम x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, x बार सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, तो हम क्या लिखेंगे, m1x1 m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, लिख सकते हैं ना बच्चों, ठीक। 3 है तीनों, और तीनों का मास हम क्या एज्यूम कर लिया, m। दिया नहीं है, हमें एज्यूम करना पड़ेगा अपनी तरफ से, क्योंकि इन्होंने तो आइडेंटिकल बोल दिया, मासेस कहीं ना कहीं कट रहे होंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। तो m1 की वैल्यू रखते हैं, m1 कितना है, दिस इज m, x1 0, देखिएगा x1 कितना है, 0, तो m इंटू 0, m2 भी है m, उसका x2 कितना है, 2r है, m3 m इंटू r अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 यानी कि 3m हो गया, सो दैट इज इक्वल टू 3mr ऊपर आ गया, 3m नीचे आ गया, 3m से 3m कैंसिल हो गया, इसका x कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ गया, r आ गया। सिमिलरली वी कैन फाइंड y कोऑर्डिनेट आल्सो, है ना। अब हम क्या निकाल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, सो वी कैन फाइंड y कोऑर्डिनेट m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर है बच्चों। तो m1 जो है अपना, m1 m है, ठीक, y1 0 है, m2 m है, y2 भी 0 है, m3 m है, y3 कितना था, r√3, y3 कितना है, r√3, ये लिखा हुआ, y3 कितना है, r√3, ये है। और यहां पे आपको पता है 3m आ जाएगा, अब m से एक m कैंसिल हो जाएगा, और ये r/√3 आ जाएगा। तो हमारे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट x और y जो आ रहे हैं, दैट इज r, r/√3, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों। तो यहां तक आपको क्लियर है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई बहुत ज्यादा टेक्निक नहीं लगनी है, आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ठीक है। मेनली तो आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं, और कहीं पे किसी एक सेंटर को आप क्या मान लेते हो, वहां पे आप ओरिजिन प्लेस कर देते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस क्या है, सो दैट इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। यहां पे इन्होंने कहा गया है कि एक डिस्क ले लिया बच्चों, है ना, ये डिस्क, और इस डिस्क की जो अपनी रेडियस है, दिस इज कैपिटल आर, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, डिस्क है, ठीक, यूनिफॉर्म डिस्क, और उसके या पैरीमीटर से लगता हुआ एक डिस्क और काट दी, एक डिस्क और काट दी, दिस, ये कट करी, ये क्या करी, कट करी, ऐड नहीं करी, कट करी, ये पोर्शन हमने क्या किया है, ये पोर्शन हमने कट किया है, डिस्क टाइप का पोर्शन, ठीक है, डिस्क टाइप का पोर्शन हमने यहां से कट किया है, और इसकी अपनी जो रेडियस है, दिस इज इक्वल्स टू r/2, है ना, ये बात क्लियर है, ये कितनी होगी, r/2 होगी।
अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले सेंटर लेना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पे इसका जो पहली वाली डिस्क हमारी कंप्लीट डिस्क थी जिसमें से ये छोटी वाली डिस्क काटी गई है, तो इसके सेंटर पे हम क्या करें, कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लेस कर दें। इसको वाई एक्सिस बना दें, इसको बच्चों एक्स एक्सिस बना दें, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 कर दें, और यहां पे ये डिस्टेंस कितनी है, r/2। तो दिस इज r/2,0, यानी कि जो डिस्क काटी है उसका सेंटर कितना हो गया, r/2,0 पे है। अब देखिएगा हम करते हैं, हमें पता है x बार इज टू, यहां पे कट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कट करने वाली चीजों में जो भी पोर्शन कट करें, मान लेते हैं इसका मास कितना है, m1 है, और जो कट करा पोर्शन है उसका मास कितना है, m2। तो m1 और उसका अपना x कोऑर्डिनेट, ठीक है, जो कंप्लीट डिस्क थी, माइनस करिएगा। इस वाले केस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो कुछ कट कर रहे हैं वो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस m2x2 अपॉन, नीचे भी आपको माइनस करना है, m1 माइनस m2, क्योंकि आप कट कर रहे हैं। अगर कोई चीज और भी यहां से काट लेते तो हम क्या लिखते, m1x1 माइनस m2x2 माइनस m3x3 अपॉन m1 माइनस m2 माइनस m3। जितना कट कर रहे हैं वो सब माइनस में होता चला जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। अब मास को थोड़ा सा चेक करते हैं। मास अगर हम देखें तो मास इज इक्वल टू कितना होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है ना, ये आपको क्लियर है। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम अगर डिस्क की बात करें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू थिकनेस होगा, और डेंसिटी तो है बच्चों, है ना। अब यहां पे सेम चीज है, थिकनेस भी सेम है, जो कट करना है पोर्शन उसकी भी थिकनेस सेम है, और डेंसिटी भी सेम है। तो ये चीज तो आपकी अलग हो गई, है ना। तो यानी कि यू कैन से कि मास जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, एरिया आ गया, ठीक। चाहे तो फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं कि मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, और एरिया अपने को पता है दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है डिस्क के केस में। तो यू कैन से कि मास इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना भी लेके चल रहे हो कि मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया डिस्क वाली चीज में, प्लानर चीजों में, तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपने करनी कि मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब ये फॉर्मूला जो हमारा था ये थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब इस फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, एक्स बार दैट इज इक्वल टू a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। बहुत आसान हो जाता है इस क्वेश्चन, है ना। वो आपको डेंसिटी और वो थिकनेस वो सब चीज से फ्री हो जाते हो, ठीक। अब एरिया आप लेना है, पहले का एरिया कितना हुआ, हमने बड़े वाली रेडियस पाई आर स्क्वायर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, ठीक। माइनस करेंगे पाई, इसका एरिया r/2 का होल स्क्वायर इंटू r/2, देखिएगा पाई आर स्क्वायर, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है x2, दिस इज r/2। तो इसकी रेडियस कितनी है, r/2 है, क्योंकि यहां से यहां तक ये रेडियस हो गई, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गई, तो दिस इज r/2 अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस पाई r/2 का होल स्क्वायर। ये चीज है, पाई 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 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर भी कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। चलिए अभी फिर भी लिख लेते हैं हम लोग, है ना। तो दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई 4 इंटू r/2, ठीक, अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 अगर होगा तो 3r स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ठीक। तो आर स्क्वायर बाई 4 आर स्क्वायर बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहां पे जब ये कैंसिल हो जाएगा तो दैट इज इक्वल टू r/6 आ जाएगा, एंड दिस इज माइनस में आएगा बच्चों, दिस इज माइनस r/6 आ जाएगा, r² बाई 4 r² बाई 4। क्या कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं,
कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, पाई आर स्क्वायर इंटू 0 माइनस पाई आर बाई 2 होल स्क्वायर इंटू आर बाई 2। ठीक है, सही है, यहाँ तक सही है। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर और दैट इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 8 और ये पाई आर स्क्वायर बाई 4 और दिस इज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 यानी कि 3 आर स्क्वायर बाई 4। तो माइनस, आप देखिएगा सिमेट्री आ जाए। अब थोड़ा सा y कोऑर्डिनेट में अगर आप देखो तो इसका y1 कितना है, m1 y1 लिखते हैं तो y1 कितना है 0, y2 भी बच्चों कितना है 0। तो यहां तो सिमेट्री से 0 माइनस 0 अपॉन जो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पे इसका जो x बार कॉमा y बार आपका निकला दैट इज इक्वल टू माइनस आर बाई 6 कॉमा 0। तो y की तरफ कोई शिफ्टिंग नहीं हुई, ठीक है, y में कोई शिफ्टिंग नहीं क्योंकि आपने इधर से काटा है तो ये क्या हुआ, पीछे क्यों चला जाएगा। जिधर से आप काटोगे उसके अपोजिट साइड में सेंटर ऑफ मास क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। ये बात बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सेंटर ऑफ मास हमेशा टुवर्ड्स द हैवियर मास होगा। क्लियर हो गया। अब सेंटर ऑफ मास को थोड़ा और भी समझते हैं भाई। सेंटर ऑफ मास को जब लोग कर ही रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक सा और भी समझ लेते हैं। सेंटर ऑफ मास हमारा निकला कहां से है, कैसे निकला। तो हम कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमको अपना आइडिया चाहिए होता है, ठीक है। अब मुझसे कहा गया है कि भाई एक मास m1 है, ठीक है, एक मास m2 है और एक मास बच्चों हमने कह दिया दिस इज m3। यहां पे m1 जो है ग्रेटर देन m2 है, सपोज करते हैं हियर m1 इज ग्रेटर देन m2 है। तो अब हम सबसे पहले m1 और m2 का सेंटर ऑफ मास कहां पे होना चाहिए, ये हमें सोचना, सॉल्व नहीं करना, हमें थिंक नहीं करनी। तो m1 और m2 हुआ, तो m1 हैवी है m2 से, तो इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम पे ही कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, बीच में ही पड़ेगा, और वो क्या होगा, m1 की तरफ ही होगा, क्योंकि m1 हैवी है m2 से। तो ये बाहरी है, तो यहां पे क्या होगा, m1 प्लस m2 इसका टोटल वेट यानी कि टोटल मास यहां पे एक्ट कर रहा होगा। तो यहां पे टोटल मास, ये सेंटर ऑफ मास इन दोनों का m1 m2 वाले सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। अब m1 m2 का सेंटर ऑफ मास निकल आया और m3 ये है और हमको ये भी मिल गया, तो बट नेचुरल अगर m3 ग्रेटर देन m1 प्लस m2 हो जाए, m3 भी क्या है, ग्रेटर देन m1 प्लस m2 हो जाए, तो जैसे हमने पहले लॉजिक से डेवलप करा, ठीक है, वही लॉजिक यहां पे आएगी कि m1 प्लस m2 और m3 की लाइन ज्वाइनिंग ये वाली है, तो यहां पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास होना चाहिए ऑफ सिस्टम, यानी कि तीनों का मिला करके सेंटर ऑफ मास यहां होना चाहिए, m3 के पास होना चाहिए, और वो कितना होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी कि टोटल मास यहां पे कहीं पे एक्ट कर रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको हैंडल करना पड़ता है कंपटीशन में, क्योंकि वहां पे कई बार टाइम आपके पास नहीं होता, ठीक है। तो इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, उसको भी समझिएगा। दैट इज क्वेश्चन, इन्होंने कहा गया है कि भाई एक ये डिस्क और एक आपका स्क्वायर ले लेते हैं, डिस्क की रेडियस a है, स्क्वायर की साइड a है, सेंटर ऑफ मास किधर बढ़ेगा, डिस्क में बढ़ेगा कि स्क्वायर में बढ़ेगा। ये डिस्क का आपने कहे, ये स्क्वायर है और दोनों की थिकनेस क्या है, सेम। अब हमको ये पता है कि मास, सेंटर ऑफ मास उसी तरफ शिफ्ट होगा जहां पे ज्यादा मास हो, ठीक। अगर इसका मास ज्यादा होगा इससे तो इधर होगा, इसकी तरफ होगा, अगर स्क्वायर का मास ज्यादा होगा तो उधर होगा। अब मास जो होता है दैट इज इक्वल टू, यहां पे मास इज इक्वल टू एरिया इनटू थिकनेस इनटू डेंसिटी, तो थिकनेस और डेंसिटी तो सेम है, तो यानी कि मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये आप कह सकते हो जैसा पहले कहा था। अब एरिया ऑफ डिस्क देखें, तो डिस्क का एरिया कितना है, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3.14 आर स्क्वायर डिस्क का एरिया होगा।
अब एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ, ए स्क्वायर। अच्छा सॉरी, ये ए है तो इसको ए स्क्वायर कर दो तो दैट इज ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हुआ, ए स्क्वायर आपका हो गया। अब कौन सा ज्यादा है, अब इसी बात है, ये वाला क्या है ज्यादा है, ये तो कम है। तो सेंटर ऑफ मास किधर की ओर होगा, इनसाइड डिस्क। तो सेंटर ऑफ मास लाइज इनसाइड डिस्क। ठीक, ये भी क्वेश्चन। बड़ी बच्चों यहां पे दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमने कहा एक बॉडी है ना, इसमें कोई फोर्स ही नहीं है, कोई फोर्स नहीं, नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगा। ठीक, तो क्या होगा, क्या इसमें एक्सीलरेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें एक्सीलरेशन कितना होगा बच्चों, 0 होगा। और अगर इसकी वेलोसिटी जो होगी अगर, तो वो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, दैट इज कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा अगर इसमें कोई फोर्स नहीं लगा। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। अब यहां पे अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए एक मेथड क्या है, तो हम जरा एग्जांपल से देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन होता है कि भाई एक रिवर का बैंक है और यहां पे एक वुडन लॉग है, वुडन लॉग यानी कि लट्ठा, दैट इज वुडन लॉग है। और इस वुडन लॉग पे यहां पे एक बंदा खड़ा है इस कोने में। ये एंड ए कह देता हूं मैं, इसको क्या कह देता हूं, बी कह देता हूं, और इसकी लेंथ जो ले लेता हूं वुडन लॉग की, दैट इज एल। ठीक, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप नाव के ऊपर होते हो, है ना। अब आप नाव है, पानी में खड़ी है, आप नाव में धीमे धीमे क्या होते हो, आगे बढ़ते हो, है ना। आप संभल करके अपना आगे बढ़ते हो, तो आप देखते हो कि जब आप आगे बढ़ रहे हो तो नाव क्या होती, पीछे आती। क्यों जाती है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि यहां पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है। यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है, चेंज नहीं होगी। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है, चेंज नहीं होगी। तो जब ये बंदा भी अगर इसी तरीके से ये बंदा भी अगर यहां से यहां तक आएगा, ठीक है, बी वाले एंड से ए वाले एंड की तरफ अगर ये बंदा मूव करेगा, तो बड़ नेचुरली ये जो वुडन लॉग है ये कहां जाएगा, पीछे जाएगा। तो वुडन लॉग जो है अपना क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। अब बंदे को ये लगेगा कि वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करा, वो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल करी, एल। उसके हिसाब से ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी एल। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये वुडन लॉग जो है, लट्ठा जो है, ये पीछे की ओर सरक गया, थोड़ा सा खुद ही सरक गया। ठीक है, और ये डिस्टेंस अगर हम x कह दें तो कोई समस्या नहीं, और ये बंदा जो है अब यहां पे आ गया। अब था क्या, यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास यहां था। ठीक है, बोट का सेंटर ऑफ मास यहां था, और बोट का मास हम कैपिटल एम ले लें और बंदे का मास हम स्मॉल एम ले लें। ठीक, तो पहले जो बोट का सेंटर ऑफ मास m था, बंदे का मास कितना था, m था। तो यहां पे अगर ठीक से देखा जाए तो इस दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहां पे हो गया, यहां पे हो गया। कंबाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, जिसको हम सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं, वो कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां पे आ जाएगा। तो यानी कि अब हम इसको अगर हम CM इनिशियल कह दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, इनिशियल सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम की बात करें तो हम क्या कहेंगे, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, दिस इज L/2 है। ये डिस्टेंस आपको पता ही है, L है। तो यहां पे वही फॉर्मूला लगाएंगे, M1 M
x1 L/2 m1 x1 प्लस m2 बंदा अपॉन L अपॉन m प्लस स्मॉल m। ये पहली इक्वेशन बन गई। सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा है। यहां पे ये कितना हुआ, यहां पे बोर्ड का सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास जो कंबाइंड सिस्टम है वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स यहां पे क्या है, 0 है। ठीक, अब हो सकता है ये इधर आ जाए। ठीक है, ये चीज एम वाला जो कैपिटल एम है ये इधर की ओर शिफ्ट कर जाए। चलिए वो एक छोड़ दीजिए, उसको चक्कर में नहीं पड़ता। ठीक, यहां पे जो सेंटर ऑफ मास ऑफ फाइनल, ये कितना आगे बढ़ गया, बोर्ड का इस पॉइंट के हिसाब से कोऑर्डिनेट कितना हुआ, x प्लस L/2। ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, हमेशा L/2 ही रहेगी, क्योंकि बोर्ड का अपना सेंटर ऑफ मास यहां पे रहेगा। ठीक है, यहां से डिस्टेंस कितनी x, ये कितनी है L/2। तो आप लिखोगे दैट इज इक्वल टू m इंटू L/2 प्लस x। बंदा कितनी डिस्टेंस पे आ चुका है, x डिस्टेंस पे। यहां से रिवर बैंक से कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। तो आप लिखोगे दैट इज इक्वल टू m इंटू x अपॉन कंबाइंड मास ऑफ सिस्टम m प्लस m सेकेंड। अब इन दोनों को ऑन इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक, इक्वेटिंग 1 एंड 2, दोनों को इक्वेट करा दो। तो m प्लस m से m प्लस m कैंसिल हुआ। ठीक है, तो m इंटू L/2 प्लस ml इज इक्वल टू m इंटू L/2 प्लस mx प्लस स्मॉल mx। m इंटू L/2 m इंटू L/2 कैंसिल हो गया। तो यहां से x जो आया वो ml अपॉन m प्लस m आ जाएगा। यानी कि बोर्ड कितनी शिफ्ट हुई, शिफ्टिंग ऑफ बोर्ड आपको निकल आई, शिफ्टिंग ऑफ बोर्ड आपने यहां से निकाल लिया कि बोर्ड आपका कितना शिफ्ट हो। लेकिन इसको करने का एक बहुत ही सिंपल मेथड है। ठीक है, तो हम लोग इतने लंबे मेथड्स पे नहीं आएंगे, हम इसको एक शॉर्टकट की तरफ देखेंगे। लेकिन जो बेसिक है वो यहीं से आ रहा है। ठीक है, शॉर्टकट इसके बाद आते हैं। ठीक है, तो हम बेसिक्स के बाद शॉर्टकट की बात करेंगे। तो हुआ क्या है इसको भी समझ लेते हैं। इसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में इफ F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में अगर F एक्सटर्नल कितना है, 0 है, तो यहां पे मोमेंट जो होगा, मोमेंट ऑफ मास दैट इज इक्वल टू 0। मोमेंट ऑफ मास ऑफ सिस्टम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि आप ये लिख सकते हो कि भाई किसी भी मोमेंट पे यहां पे ये मास m बोर्ड का लग रहा था, ये बंदे का मास था स्मॉल m, ठीक है, और यहां पे ये सेंटर ऑफ मास था सिस्टम का, तो ये सेंटर ऑफ मास था। तो यहां से अगर ये डिस्टेंस आप x1 कहेंगे, इस डिस्टेंस को आप x2 कहेंगे, तो आप ये कह सकते हो सेंटर ऑफ मास के अबाउट m इंटू x1 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू x2 होना चाहिए। यानी कि ये कंडीशन हमेशा क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। ठीक, ये कंडीशन हमेशा क्या होगी, फुलफिल होगी। अब इसी के बेस पे ये आया क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने किया था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने कहा कि भाई ये है बैंक है, ये आपका वुडन लॉग है, और वुडन लॉग ये सिचुएशन पे आता है, और यहां पे बंदा है। ठीक, क्लियर हो गया। अब मास जो है वो ये है, ठीक, बोर्ड का मास ये है, बंदे का मास m यहां पे कहीं एक्ट कर रहा है। ठीक है, m ये है, वेट नीचे की ओर एक्ट कर रहा होगा, इसलिए मैं ऐसा दिखा रहा हूं। अब ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, दैट इज इक्वल टू l। ठीक, ये डिस्टेंस आपको पता है L/2। हमें पता है कि बंदा इधर से इधर क्यों मूव किया। ठीक, बी पॉइंट से बंदे ने मूवमेंट शुरू करा और ए पे आ गए, बट नेचुरल बोर्ड क्या होगी, थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास को मेंटेन करने के लिए बोर्ड कहां गई, थोड़ा सा पीछे की साइड। बंदा अब ए वाली पोजीशन पे है, ये बी है, यहां पे मास होगा। ठीक,
ये डिस्टेंस L/2 है, ये x। अब यहां पे इनफैक्ट बंदे को क्या लगा, बंदे को लगा कि वो कितना चला, L चला, लेकिन हकीकत में वो कितना चला, सिर्फ L-x चला, क्योंकि x तो वो शिफ्ट होगा ना, x तो लॉग ही शिफ्ट हो गया ना, तो वो L नहीं चला, वो कितना चला, L-x चला। तो बंदा कितना चला, और ये लॉग कितना चला, x, ये लॉग कितना चला, x। तो हम ये लिखेंगे m इंटू एक्स, ठीक, लॉग कितना चला, m x, ठीक, और बंदा इनफैक्ट कितना चला, दैट इज इक्वल टू L-x। क्लियर। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू सीधा सीधा कितना आएगा, ml अपॉन m प्लस m आ जाएगा। तो ये वही आंसर आ गया जो आपका पहले वाला आंसर था। अब इस टाइप के क्वेश्चन को और भी समझते हैं ना। अब एक ही क्वेश्चन से क्लियरिटी नहीं आती तो और भी क्वेश्चन को कर दें और उन क्वेश्चन से भी हमको क्लियरिटी आएगी। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में एक ट्रॉली टाइप का स्ट्रक्चर है। और यहां पे ये एक होल है ना, यहां पे आपका एक पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम है ना, हैंग कर रहा है, थ्रेड से हैंग कर रहा है, ये ट्रॉली है आपकी। क्लियर। अब ये मूव करते 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 अंदर ही मूव कर रहा है। अब ये पूरा सिस्टम क्या है, रेस्ट पे, और ये क्या होता है, मूवमेंट करता है, मूवमेंट करता है, ये गिरता है, गिरता है, बहुत सारे टक्कर होती है इसकी जमीन से उछलता हुआ, और फिर फाइनली वो यहां गिर जाता है। ठीक, फाइनली वो इस पिट के अंदर नीचे की ओर गिर जाता है। अब हुआ क्या कि ये डिस्टेंस अगर L है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमने क्या ले ली, L ले ली, यानी कि इसकी इनिशियल पोजीशन से ये डिस्टेंस कितनी है, होल की डिस्टेंस कितनी है, L है। तो हुआ क्या होगा, जब ये इधर की ओर गिरा होगा तो यहां पे ट्रॉली क्या होगी, पीछे खिसकी होगी। कितनी खिसकी होगी, x। ट्रॉली कितनी खिसकी होगी, x। और अगर ट्रॉली का मास m है, ठीक है, तो वही वाला फंडा कि ट्रॉली x खिसकी, तो ये जो बॉल है, पेंडुलम बॉल, ठीक है, ये कितना खिसका हुआ, कितना गया, इनफैक्ट L-x, ये कितना गया, L-x। तो यहां पे आप लिखोगे m इंटू एक्स, ठीक, इसी फंडामेंटल से, इज टू स्मॉल m इंटू L-x। तो आंसर आपका क्या आएगा, फिर से वही आएगा, x इज टू ml अपॉन m प्लस m, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ कार्ड या ट्रॉली, जो भी आप कहते हो इसको, ट्रॉली या कार्ड, जो भी आप कहते हो। ठीक, क्लियर। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, है ना, वो भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या कहेंगे, हम कह रहे हैं भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये है स्फेरिकल टाइप का कोई स्फीयर है, इसका मास कैपिटल M है, इसका मास M है। अब ये जो ब्लॉक है, ठीक है, ये यहां से यहां आ जाता है और एंगल कितना बनता है, थीटा, इसी के ऊपर रहता है, हेमिस्फीयर के ऊपर ही रहता है, उससे डिटैच नहीं होता। हेमिस्फीयर की रेडियस दिस इज आर, इनिशियल पोजीशन इसकी ए थी, अब इसकी पोजीशन कितनी हो गई, बी हो गई। हमसे फिर ये पूछा गया है कि ये कितना शिफ्ट हुआ, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ हेमिस्फीयर, शिफ्टिंग ऑफ हेमिस्फीयर पूछा गया, हेमिस्फीयर, ठीक। जब ये जो ब्लॉक है ए से कहां आ गया, बी की तरफ, ए से बी की तरफ, तो आप देखो ये हॉरिजॉन्टली कितना चला होगा, दिस डिस्टेंस एमबी, ठीक है, या इसको हम सीबी कहते हैं, ये कितना चला होगा, सीबी, ये पॉइंट हो गया, तो सीबी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना,
और ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ? हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये आर है तो ये वाला कितना होगा? दैट इज इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाएगा। दिस इज आर साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर? दिस इज आर साइन थीटा हो जाएगा। अब यहां पे ऑब्वियस सी बात है, सिचुएशन क्या हुई होगी, ये यहां से ऐसे आया होगा, नीचे गिरा होगा और ये डोम, ये जो स्फीयर है ये कहां हो गया होगा? थोड़ा सा शिफ्ट हो गया होगा। स्फीयर कहां होगा? ये पहले यहां था, अब ये यहां से यहां कहीं आ चुका है और स्फीयर क्या हो गया? शिफ्ट हो चुका। ठीक, तो स्फीयर अगर शिफ्ट हो चुका है तो बट नेचुरल यहां पे एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना है? अगर इसका यहां से एक्स हो गया तो स्फीयर के रिस्पेक्ट में तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? आर साइन थीटा। स्फीयर के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना? आर साइन थीटा। लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? आर साइन थीटा माइनस एक्स। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना हुआ? आर साइन थीटा माइनस एक्स। और फिर से हम वही फंडा लगाएंगे मोमेंट ऑफ मास का, m इंटू एक्स इज इक्वल टू स्मॉल m आर साइन थीटा माइनस एक्स। तो यहां से आपका x जो आएगा दैट इज इक्वल टू एम आर साइन थीटा अपॉन m प्लस m आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू एम आर साइन थीटा अपॉन m प्लस m आ जाएगा। ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों, ये डायग्राम देखना है आपको, है ना? ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें एक हेमी स्फीयर टाइप का कट लगा हुआ है। ठीक है, यहां पे एक बॉल है जिसकी की रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। इसकी अपनी रेडियस कितनी है? आर। इसका अपना सेंटर क्या है? सी। ठीक, ये पूरा सिस्टम स्मूथ सरफेस में रखा है। ये जो वेज टाइप का स्ट्रक्चर जिसमें से ये स्फीयर कट है, इसका मास कितना है? कैपिटल है। इन्होंने फिर से पूछा है कि अगर ये यहां से बॉटम पे आ जाए, ठीक है, बॉल लुढ़केगी, ठीक है, और ये बॉटम पे आ जाए तो ये जो वेज है ये कितना शिफ्ट होगा? यानी आपको क्या निकलना है? शिफ्टिंग ऑफ वेज व्हेन बॉल रीच टू बॉटम। ठीक, जब बॉटम पे और सब कुछ स्मूथ है। अब पॉइंट क्या है यहां पे कि जो बॉल है ये चलेगी कैसे बच्चों? ये बॉल ऐसे आएगी, इसका सेंटर ऐसे आएगा, देखिए ये कहीं भी जाएगी इसका सेंटर ऐसे ही चलेगा। ठीक है, यानी कि ये इसका सेंटर होगा लोएस्ट पॉइंट पे और यहां पे बॉल इस टाइप से की सिचुएशन पे होगी और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कहीं आ गई होगी। क्लियर? अब इनफैक्ट बॉल जो है शिफ्ट कितना करे इसके रिस्पेक्ट में, बॉल की जो शिफ्टिंग है वो सिर्फ इतनी है। बॉल की जो शिफ्टिंग है वो सिर्फ बच्चों कितनी है? इतनी है। आपको देखने में कितनी लग रही? आर, लेकिन आर तो ये स्मॉल आर तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इसने कितनी शिफ्टिंग करी? आर माइनस स्मॉल आर। ठीक, आर माइनस स्मॉल आर की शिफ्टिंग होगी। अगर ये पूरा यहां रुका भी रहे तब भी ये क्या है? शिफ्टिंग इसकी कितनी हो रही? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। लेकिन अगर ये जो वेज है एक्स डिस्टेंस इधर चला जाए तब शिफ्टिंग और कम हो जाएगी। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में शिफ्टिंग और कम हो जाएगी। तो फिर से हम मोमेंट ऑफ मास का फंडा लगाएंगे और हम लिखेंगे m इंटू एक्स। वेज कितना शिफ्ट हुआ? x। ये बॉल कितनी शिफ्ट हुई? r माइनस एक्स। क्लियर हो? तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x जो आएगा अब क्या? एम आर माइनस आर अपॉन एम प्लस एम आ जाएगा। तो ये हो गई शिफ्टिंग ऑफ वेज। शिफ्टिंग ऑफ वेज। तो बच्चों कुछ सेंटर ऑफ मास आपको क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मोमेंट ऑफ मास के फंडामेंटल आपको क्लियर हो गया कि आप कैसे सॉल्व करोगे, कट कैसे लगाते हो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा
नेक्स्ट वीडियो में इसको ऊपर की बात करेंगे, ठीक है, और इसको पूरा कवर करेंगे कि जिससे कहीं भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का आपका सामने अगर आए तो सेंटर ऑफ मास को आप बहुत अच्छे ढंग से हैंडल कर लीजिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास है, रोटेशन है, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करते हैं और बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को, लेकिन है इजी, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए आपका। चलिए नेक्स्ट लेक्चर पे देखते हैं, चलो।